पुतिन एक बार फिर से रूस में मिलिट्री मोबिलाइजेशन करने वाले हैं। पुतिन इस बार मिलिट्री मोबिलाइजेशन के जरिए अपने कौन से प्लान को एक्टिव करने वाले हैं, क्योंकि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि रूस पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती का अभियान चलाने वाला है। क्या वाकई में पुतिन दोबारा मिलिट्री मोबिलाइजेशन का रिस्क उठाने वाले हैं और यूक्रेन को इस मोबिलाइजेशन से आखिर क्या खतरा है? इसे लेकर हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहन कुमार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले इस समय की ब्रेकिंग आपको हम बता देते हैं। दरअसल ब्रेकिंग इस समय की है कि रूस पर यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस जल्द ही अपने नए मोबिलाइजेशन का गठन करेगा, नए मोबिलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और रूस एक बार फिर से अब 5 लाख लोगों का मोबिलाइजेशन करेगा। खासतौर से आने वाले वक्त में कहा जाए बसंत और ऋतु में या ये कहा जाए गर्मियों में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। मोबिलाइजेशन में युवाओं की ज्यादा इसमें भूमिका होगी, उनकी ज्यादा भर्तियां की जानी है। सितंबर में रूस ने पहला मोबिलाइजेशन किया था, वो तस्वीरें भी टाइम्स ऑफ भारत ने आपको दिखाई थी। 3 लाख सैनिक रूस ने भर्ती किए थे। क्या पुतिन फिर से नया मिलिट्री मोबिलाइजेशन करने वाले हैं? क्या पिछली बार की तुलना में इस बार बड़ी तादाद में रूस में होगा मिलिट्री मोबिलाइजेशन? कभी सीज फायर तो कभी सैन्य लामबंदी। आखिर पुतिन का इरादा क्या है? इस सवाल का जवाब और पुतिन का इरादा सिर्फ एक, वो है कीव पर कब्जा। पुतिन के इरादों को लेकर यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के डेप्यूटी चीफ वादिम स्क्लिविस्की ने दावा किया कि रूस एक बार फिर से नया मोबिलाइजेशन करने की तैयारी में है। इस बार रूस का इरादा 5 लाख लोगों को सेना में भर्ती करने का है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यह भी दावा किया कि रूस नए मोबिलाइजेशन के तहत 5 लाख सैनिकों की नई भर्ती का ऐलान इसी महीने 15 जनवरी को कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस वसंत और गर्मियों के युद्ध के लिए नए सैनिकों की भर्ती करेगा, जिसमें ज्यादातर युवाओं की भर्ती होगी और उन्हें उसी के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। रूस की इस मोबिलाइजेशन को यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस युद्ध में और धार देने और हमला तेज करने के तौर पर देख रही है। यूक्रेन को लगता है कि इस बार रूस के जरिए यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर हमला तेज करेगा और इसके साथ ही यूक्रेन के दक्षिणी बॉर्डर से भी रूस के हमले तेज होंगे। हालांकि यूक्रेन को लगता है कि अगर इस बार पुतिन का सैन्य मोबिलाइजेशन का प्लान फेल हुआ तो पुतिन का पतन निश्चित है। यूक्रेन के दावे फिलहाल रूसी अधिकारी सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के इन दावों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से खेरसोन, दोनेत्स्क समेत कई मोर्चों पर रूस की आर्मी को मात खानी पड़ी है, उसकी भरपाई के लिए रूस नए सिरे से अटैक का प्लान कर रहा है, जिसमें नए मिलिट्री मोबिलाइजेशन की अटकलों ने जोर पकड़ रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ये पुतिन का नया मोबिलाइजेशन का प्लान है। दरअसल यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रूस के इस नए मोबिलाइजेशन को लेकर बड़े दावे किए हैं। वो दावे क्या है वो जरा जान लीजिए। दरअसल दावे ये है कि 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती रूस करने जा रहा है और ये कहा तो ये भी जा रहा है कि मोबिलाइजेशन पर यूक्रेन का बड़ा दावा ये कि जिसमें 5 लाख लोगों की मिलिट्री होगी, उसमें शामिल होगी। मोबिलाइजेशन इसमें किया जाएगा। बसंत और गर्मियों के लिए युद्ध के लिए रूस नए सैनिकों की भर्ती करेगा। 15 जनवरी को दूसरे सैन्य मोबिलाइजेशन का ऐलान संभव माना जा रहा है। यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में हमले तेज करने का भी प्लान है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के दावे पर रूस का भी बयान हालांकि इसके बाद में सामने आ गया है। नया सैन्य मोबिलाइजेशन फिलहाल रूस नहीं
करेगा, ये रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि दोनों ही देश अपने अपने दावे कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी कंडीशन है, ये आप मान के चलिए लगभग 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी तक ये अगर युद्ध विराम नहीं हुआ, युद्ध खत्म नहीं हुआ, तो युद्ध आने वाले वक्त में नए पड़ाव की तरफ जाता हुआ नजर आता है। करेंगे चर्चा। इस समय हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है मेजर मोहन कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड मेजर। मोहन जी, आपका बहुत स्वागत है। यूक्रेन का ये दावा, यूक्रेन इंटेलिजेंस का ये दावा, रूस के इस नए मोबिलाइजेशन को आखिर किस तरह से आपको नजर आता है? ये युद्ध को किस अलग मोड़ की तरफ लेकर जाएगा सर? देखिए, मैं अभी एक डिस्कशन जो रशियन टीवी के ऊपर सुन रहा था, तो एक गेस्ट ने बड़ा अच्छा उसमें कहा था, जो मेरे ख्याल से जो आपने अभी बोला कि नए पड़ाव की तरफ ये बढ़ रहा है। उस गेस्ट ने जो डिस्कशन में जो गेस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, उसने बोला था कि रशिया को अभी नेटो से युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसने बोला कि रशिया को अभी नेटो से युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह की प्रिपरेशन है आज, वो रशिया यूक्रेन वॉर ना होके रशिया की जो प्रिपरेशन है, वो रशिया नेटो वॉर के लिए भी वो तैयारी कर रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि एक साल के अंदर जो वो नहीं कर पाया, और जिस तरह की उसको इमदाद यूक्रेन को मिली है नेटो कंट्रीज से, तो मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि अगर इन केस नेटो इसमें जंप इन कर जाता है और इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके लिए रशिया को मेरे ख्याल से तैयारी करनी पड़ेगी, और वो कर भी रहे हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी देखी थी सर कि एक तरफ यूक्रेन ये कह रहा था कि आने वाले वक्त में, खासतौर से मार्च जो है, इस पूरे अब युद्ध को लेकर एक एग्जिट वॉर के तौर पर नजर आएगा। लेकिन क्या ये इसी के बाद का अब रूस का ये जो नया प्लान है, क्या इस पूरी जंग को नई दिशा में लेकर जाएगा, ये हम समझेंगे। खासतौर से अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि यूक्रेन की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसने दावा किया है कि इस बार जो रूस नया मोबिलाइजेशन करेगा, उसके जरिए वो यूक्रेन के जो पूर्वी और दक्षिण हिस्से हैं बॉर्डर पर, वहां पर हमले तेज करने वाला है। आप जरा इस पूर्वी और दक्षिण हिस्से को समझिए। मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि पुतिन का ये जो मोबिलाइजेशन पार्ट 2 होगा, वो किस तरह का होगा, इसके जरिए वो किन इलाकों में यूक्रेन पर बढ़त बनाने का प्लान एक्टिव करेगा। ये जो मोबिलाइजेशन पार्ट 2 है, उसमें आप समझिए ये जो पूर्वी और जो दक्षिण हिस्सा है, अगर आप इसमें देखेंगे, जो पूर्वी बॉर्डर है उसमें खार्किव आता है, दोनेत्स्क आता है, ज़पोरिज़िया आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज में से एक है, जिसमें हमने देखा था कि रूस ने काफी तेजी से यहां पर कब्जा किया था, अटैक किया था। इसके अलावा अगर हम दक्षिण बॉर्डर की बात करें, तो दक्षिण बॉर्डर में ओडिशा आ जाता है, खेरासोन आ जाता है। तो इन इलाकों में अब और भी ज्यादा मोबिलाइजेशन के बाद में स्थिति कुछ बदलती हुई नजर आएगी। मनोज जी, मैं इस पूरे मैप के जरिए आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये जो अपने आप में ये दोनों ही जो इलाके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे बात अगर हम दक्षिण इलाकों की करें या पूर्वी बॉर्डर्स की बात करें, मैं चाहूंगी कि जरा इस मैप के जरिए भी हम अपने व्यूअर्स को समझाएं कि ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं, वो रूस और यूक्रेन के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, अगर दक्षिण की बात की जाए। देखिए, दक्षिण में जैसे आपने अभी दिखाया, खार्किव, दोनेत्स्क है या ज़पोरिज़िया है, इसमें रशिया का ऑलरेडी कब्जा हो चुका है। अभी क्या होता है कि अभी जो मैं आज की हालात में जैसे पढ़ रहा था, वहां पे जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री से भी नीचे। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में 2 डिग्री टेम्परेचर और वहाँ पे -8, हमसे 10 डिग्री और कम देने वाली ठंड है वहाँ पे जी। तो अभी उसमें युद्ध करना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही कंट्री जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे उनके डिफेंसेस हैं, उसके लिए जो उनकी रसद पहुंचाने का जो तरीका है जी। देखिए, वहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट नहीं है या किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है। जो रसद पहुंचानी है, हाँ। सैनिकों के लिए खाना है या उनके लिए एम्यूनिशन है या उनके लिए वेपन है, वो कैसे पहुंचाए जाएं, वो उनके लिए एक बड़ा इशू है। और जैसा कि आपने बड़ा अच्छा बोला है कि जैसे ही हमारा ये स्प्रिंग सीजन या बसंत और इसके बाद फिर गर्मियां शुरू होगी, तो मेरे को लगता है कि रशिया डेफिनेटली इसकी इंटेंसिटी को बहुत बढ़ाने वाला है। इंटेंसिटी तो बढ़ाएगा सर, लेकिन यूक्रेन के लिए भी अब क्या आपको जो तस्वीर है वो बनती हुई नजर आती है? क्योंकि ये भी हमने देखा था कि एक तरफ भले ही यूएस हो या फिर जो अन्य देश हैं, जापान भी अब यूक्रेन के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर ये मोबिलाइजेशन रूस करता है, तो क्या जो अभी सैनिक क्षमता है, अभी जो हथियारों का बेड़ा है, वो यूक्रेन के लिए काफी होगा?
देखिए, यूक्रेन को एक, जैसे कि अभी $3 बिलियन का जैसे अभी रिसेंट एड आया हुआ है, एक तरफ तो रशिया को जो वेपन्स की कमी नज़र मुझे जो आ रही है, वो सबसे बड़ी बात मुझे ज़्यादा चौंकाने वाली है, बिकॉज रशिया के पास आजकल वेपन सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। उसके पास अपनी ये फैसिलिटी नहीं है, बिकॉज यूक्रेन से उसको कच्चा माल मिलता था जिसके बेस पे वो अब अपने वेपन्स बनाता था। आज वो चीज़ उसको अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी वेपन सप्लाई में भी काफ़ी कमी आई जी। और दूसरी तरफ जो सबसे डेंजरस चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है चाइना। चाइना के लिए जो यूरोप का जो मार्केट कम हो रहा है, उसको पूरा भरपाई करने के लिए वो रशिया को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, और कंट्री लाइक ईरान वो उसको वेपन सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो इस कंडीशन में है कि वो वेपन दे सकते हैं। सर, लेकिन भले वेपन सप्लाई करें, एक चीज ये समझना जरूरी है कि अगर मोबिलाइजेशन करते हैं पुतिन, इसके पहले भी हमने देखा था कि रूसी जो सैनिक थे, रूस सेना से भी पुतिन बीच में नाराज जरूर हुए थे, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां पर उन्होंने कब्जा किया लेकिन उन्हें बैक स्टेप करना पड़ा, और वहां पर भी मोबिलाइजेशन का फर्स्ट हिस्सा पार्ट नजर आया था। अब जब अगर सेकंड पार्ट होता है, आपको लगता है कि वो उस तरह की उस बेड़े की तैयारी, या फिर पुतिन इस नए सेना पर, इन नए युवाओं पर भरोसा कर सकते हैं, या उनके दम पर ये युद्ध जीत सकते हैं? देखिए, रशिया के पास टेक्नोलॉजिकली रशिया बहुत ही एडवांस कंट्री है। जी। जो हम वेपन टेक्नोलॉजी की बात करें, जो युद्ध क्षेत्र की तकनीक है, उसके लिए रशिया के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और दुनिया में अगर वो नंबर 1 नहीं है तो नंबर 2 भी नहीं है, मतलब वो नंबर 1 के बराबर ही उनके पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन रशिया के साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है, उसकी है मैन पावर, क्योंकि अगर रशिया को ग्राउंड होल्ड करना है तो उसको उस मैन पावर की ज़रूरत होगी, उसको ग्राउंड सोल्जर्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो नई भर्तियां करने के लिए आप, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया है, बेसिकली इसकी ज़रूरत होगी हमें, जब वो उसको ग्राउंड पे, उसको ग्राउंड को होल्ड करने के लिए। ये सैनिक जो हैं वो युद्ध के इसलिए पारंगत सैनिक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड सैनिक हैं, ये मैं मान सकता हूँ, दूसरे दर्जे के हैं ये। तो इनकी ज़रूरत होती है कि जब हमें ग्राउंड को होल्ड करने की हमें आवश्यकता होती है। सर, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन में तो मरो या मारो वाली कंडीशन में सैनिक अगर युद्ध भूमि पे अगर उतरते हैं, लेकिन मैं बार बार यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि ये पुतिन के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है, अगर ये जो टीम है उनकी मोबिलाइजेशन की नई टीम जो होगी सैनिकों की, अगर वो काम कर गई तो पुतिन युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन अगर ये काम नहीं करके गई तो ये उनको और भी मुसीबतों में डाल सकते हैं, उन पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, रशिया के लिए ये, जैसा मैं क्या बोलूं, हिंदी में कहावत है, सांप के मुंह में छुछंदर वाली बात है ये, कि रशिया को ना तो विड्रॉ करते बनता है, ना आगे बढ़ते हुए बनता है। रशिया यूक्रेन को लिए बगैर छोड़ेगा नहीं, और नेटो उसको या यूएस का जो सपोर्ट है, यूरोप का जो सपोर्ट है, यूक्रेन को लेने नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से सिचुएशन बद से बदतर हो रही है, और मेरे ख्याल से कोई भी कंट्री इसमें मीडिएशन करने के लिए भी अभी आगे नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने अभी रशियन एक स्टेटमेंट, अमेरिकन स्टेटमेंट भी आया था, जिन्होंने भारत को रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि भारत एक नेटो कंट्री नहीं है, और रशिया से और यूएस से दोनों से उसके रिलेशन अच्छे हैं, तो उसने डेफिनेटली रिक्वेस्ट किया था कि भारत को और एक्टिव रोल इसमें निभाना चाहिए, ताकि ये युद्ध जो है समाप्त हो सके। और बिल्कुल, लेकिन सर, भारत की तरफ से ये बात कोशिश भी की गई है। इस बीच हमेशा हमने देखा है कि भारत बहुत अहम भूमिका निभा सकता है युद्ध खत्म कराने को लेकर, और भारत बार बार इस बात का जिक्र करता भी रहा है कि युद्ध किसी भी चीज का समाधान नहीं है। और जैसा कि आपने भी कहा, दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका ने भी बात मानी थी कि भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये इसी बात को लेकर आपको लग रहा है कि भारत की भूमिका या भारत का ये जो पूरा रोल है इस युद्ध को लेकर, उस युद्ध विराम को लेकर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर दुनिया के अन्य देशों में से? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ नैना, बट मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ये हमारे खुद के इंटरेस्ट में भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारी जो वेपन की सप्लाई है, वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी भी 60 से भी ज़्यादा फीसदी जो हमारे पास हथियार हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं, और अगर उनकी सप्लाई अफेक्टेड होती है तो डेफिनेटली हमारी प्रिपरेशन अफेक्टेड होती है, ये हमारी क्षमता अफेक्टेड होती है। तो जितनी जल्दी ये वॉर ख़त्म होगा, उससे डेफिनेटली हमको उसका भी एक बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है।
सर, इस पूरे वॉर के बाद में कहा जा रहा था वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, इस पूरे युद्ध के बाद में जो अलग सिचुएशन है पूरी दुनिया की वो जरूर बदलती हुई नजर आएगी और इसका इम्पैक्ट बहुत लंबे वक्त तक ना रहे ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। और यही वजह है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत की जो भूमिका की सर बात कर रहे थे, युद्ध खत्म कराने को लेकर भारत की भूमिका अहम हो सकती है। जैसा हम आपको बता रहे हैं, दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका ने भी ये बात कही है कि भारत की भूमिका अहम होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारत उन देशों में शामिल है जो रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए कूटनीति में भूमिका निभा सकता है। नेड प्राइस ने भी ये बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि हम मानते हैं कि भारत का रूस और यूक्रेन के साथ में अच्छा संबंध है और ऐसे देश ही बातचीत और कूटनीति में मदद करने की स्थिति में हो सकते हैं जो एक दिन इस जंग को समाप्त कर सकते हैं। मोहन जी, जैसा आपने भी कहा सर, ये बात आप भी यही बात बता रहे थे कि इंडिया की भूमिका किस तरह से हो सकती है और अब पूरी दुनिया अगर अमेरिका जैसे अगर भारत की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। बिल्कुल नैना, जैसा कि मैं समझता हूँ, और ये युद्ध जितना कि हम देखते हैं कि ये सामरिक या इसकी जो स्ट्रेटेजिक जो है इतना बड़ा नहीं है, जिससे ज़्यादा कि इसके पीछे की जो बॉर्डर लाइन है वो है कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है कंट्रीज़ के, एक चाइना का अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, या फिर यूरोप का अपना इंटरेस्ट है कि यूक्रेन में वॉर होने से या रशिया में वॉर होने से उसकी सप्लाईज अफेक्टेड होती हैं, या रशिया का अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है कि अगर यूक्रेन में वॉर चलता है तो उसकी डेफिनेटली उसकी टेक्नोलॉजी का वहाँ पे इस्तेमाल होता है और वो डेफिनेटली दुनिया के पटल पर एक बड़ा वो आर्म्स सप्लायर बन के उभर सकता है। जी, लेकिन अगर इंडिया का अगर हम देखते हैं तो सभी बार बार ये बात कह रहे हैं कि बाकी जो अन्य देश हैं उनकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं भूमिका है, लेकिन आखिर भारत कैसे इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? सर, आपको ऐसा कोई रास्ता नजर आ रहा है आने वाले वक्त में कि ये युद्ध और विकराल रूप ना ले और ये युद्ध अब जिस स्थिति में है वैसे ही खत्म हो जाए? क्योंकि जैसा आपने कहा कि पुतिन यूक्रेन को लिए बगैर छोड़ेंगे नहीं और अमेरिका यूक्रेन को लेने नहीं देगा, फिर आखिर किस तरफ हम बढ़ते हैं? फिर आखिर क्या रास्ता निकलता है? देखिए, बातचीत का जरिया ही मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका है, बिकॉज युद्ध में जो है सैनिक का तो नुकसान नहीं होता है, बट डेफिनेटली हमें पूरे कंट्री का ही नुकसान होता है। और जिस तरह के नुकसान को हम देख रहे हैं, जितने लोगों की हम यूक्रेन हो या रशिया हो, मेरे ख्याल से कोई भी कंट्री जब युद्ध में जाता है तो नुकसान तो जायज़ सी बात है, नुकसान तो होगा ही। अब इसको अगर रोकना है, दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को रोकना है, तो मेरे ख्याल से भारत व्यवहार हुआ, ये वहाँ के मीडिया के हवाले से कई खबरें आई, वहाँ की जो तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत की टीम भी जब पहुंची थी तो वहाँ तबाही का मंजर नजर आता है। एक प्रोग्रेसिव देश अचानक से किस तरह से ध्वस्त होता हुआ नजर आता है। ये चिंता सिर्फ यूक्रेन या रूस के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ आपने ऐसी बात की। देखिए, यूक्रेन और रशिया जिस तरह के उनके रिलेशंस हैं वो ट्रेडिशनली दुश्मन देश नहीं है, वो आपस में इस तरह के देश हैं जिस तरह की वो आपस में उनके रिलेशंस हैं, शादियां होती हैं या आपस में बहुत आना जाना है, और उसके रिलेशन ऐसे नहीं कि उनको डिवाइड किया जा सके। और ऐसे में जब वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और इस तरह की बातें होती हैं कि या महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है या बच्चे यतीम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही दुख की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुनिया के दो खूबसूरत देश हैं और इनको शांति से रहें तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा। और सर, अब क्योंकि पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि ये जो युद्ध है जल्द ही खत्म होगा, लेकिन वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 साल होने को आए हैं इस युद्ध को शुरू हुए और अभी भी फिलहाल इसका अंत नजर नहीं आता। मैं जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रही थी, दुनिया पर इम्पैक्ट की बात कर रही थी, अब इस पूरे युद्ध का खत्म होना कितना जरूरी है, ये जरा समझाइए। वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से चेंज होता है, आखिर किस तरह से दुनिया पर इसका इम्पैक्ट होगा? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे पूरी दुनिया के अंदर 2 ब्लॉक हैं, एक रशियन ब्लॉक है, दूसरा यूएस का ब्लॉक है, और दोनों ही अपने आप में इनके अपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और उसी हिसाब से, और जो ये वेपन सप्लाई करते हैं दुनिया भर में, और उससे एक बहुत बड़ी इनको इनकम का जरिया भी है इनके लिए। तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये जैसे जैसे वेपन होते हैं, जिस कंट्री को हम वेपन सप्लाई करते हैं या कंट्री कोई भी हमारे ऊपर वेपन्स के लिए डिपेंडेंट होता है, उस कंट्री के ऊपर हमारा बहुत बड़ा अधिकार होता है, उसमें बहुत हमारा इंटरेस्ट होता है।
लाइक रशियन इंटरेस्ट जैसे इंडिया के अंदर है या कोई भी कंट्री इंडिया को वेपन सप्लाई करता है जी, तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना सिर्फ वेपन्स के साथ जुड़े हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ों में भी उसके इंटरेस्ट और बढ़ जाते हैं। तो अगर रशिया का वहाँ पे डेसिमेट हो जाता है या रशिया वहाँ पे ही फंस जाता है तो ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होके यूएस की तरफ टिल्ट हो जाएगा और पूरी दुनिया में एक रशिया का ही मेरे ख्याल से वन पॉइंटेड क्या सिस्टम बन जाएगा। बिल्कुल, और यही वजह है सर कि इस नए मोबिलाइजेशन की तरफ अगर पुतिन जाते भी हैं तो आने वाले वक्त में फिलहाल इस युद्ध की क्या भूमिका होगी, ये युद्ध किस मोड़ की तरफ जाएगा, ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत अच्छे से चीजों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया है।